वीडियो में बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट्स की। तो फॉर्म एलिमेंट क्या होता है, इसके ज़रिए हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा फॉर्म इम्पॉर्टेंट होता है, वेबसाइट के लिए हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो फॉर्म एलिमेंट जो होता है यूज़र से डेटा लेने के लिए होता है। तो सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट होता है और उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए फॉर्म क्रिएट किया जाता है। तो फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स, जैसे इनपुट हुआ, लेबल हुआ, सेलेक्ट हुआ, टेक्स्ट एरिया हुआ। इनके ज़रिए ये सारी चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर होती हैं, जिनके ज़रिए कंप्लीट फॉर्म बनता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म एलिमेंट इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद इनका इस्तेमाल करना होता है। तो इनपुट फील्ड बनाने के लिए आपको इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल करना होता है। लेबल, इनपुट का जो लेबल है उसको नेम देने के लिए आपको लेबल का इस्तेमाल करना होता है। ये सारी चीज़ें एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल जो है अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। इनपुट एलिमेंट को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उन तरीक़ों को बनाने का काम इसका जो टाइप एट्रीब्यूट है वो करता है। जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो यहाँ पर आपको टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट देना पड़ता है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के HTML इनपुट टाइप्स दिए हुए हैं। ये तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप इनपुट एलिमेंट बनाते हैं। जैसे कि आप बटन बनाना चाहते हैं इनपुट के रूप में, चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, या कलर जो बार होता है वो बनाना चाहते हैं, टाइप डेट के रूप में डेट बनाना चाहते हैं, ईमेल के लिए इनपुट फील्ड बनाना चाहते हैं, फाइल के लिए बनाना चाहते हैं, इमेज के लिए बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड बनाना चाहते हैं। तो जिस भी इनपुट फील्ड की आपको ज़रूरत होती है उसी टाइप में आप उसको इस्तेमाल करते हैं इनपुट एलिमेंट को। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ जो है फॉर्म एलिमेंट बना रही है। सबसे पहले आपने फॉर्म एलिमेंट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर तो फॉर्म एलिमेंट, यहाँ पर ओपनिंग और ये क्लोजिंग। उसके बाद आप लेबल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबल का मतलब क्या होता है, लेबल जो एलिमेंट होता है वो क्या काम करता है, वो ये जो इनपुट एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए एक इनपुट एलिमेंट ये इस्तेमाल हुआ, एक इनपुट एलिमेंट ये इस्तेमाल हुआ, और दूसरा इनपुट एलिमेंट ये इस्तेमाल हुआ। ठीक, तो यहाँ पर दो इनपुट एलिमेंट बनाए गए हैं। एक जो इनपुट एलिमेंट है ये वाला, जिसके ज़रिए आपको ये बनता हुआ, ये जो ब्लैक स्पेस है ये बनता हुआ दिख रहा है, और दूसरा इनपुट एलिमेंट ये है, इसके ज़रिए आपको ये सबमिट बटन बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपने एक सबमिट बटन वाला इनपुट एलिमेंट बनाया है और दूसरा टेक्स्ट फील्ड वाला एक इनपुट एलिमेंट बनाया है। ठीक, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि इनपुट एलिमेंट से क्या बन रहा है। उसके ऊपर आपको देखिए लेबल दिख रहा है। लेबल क्या बना रहा है, ठीक है, लेबल बना रहा है इस इनपुट एलिमेंट का एक नाम। जैसे कि अगर आप इसको हटा देंगे, ठीक, अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अब देखिए ये टेक्स्ट फील्ड तो दिख रहा है, इनपुट एलिमेंट का ये जो इनपुट एलिमेंट ये तो दिख रहा है, लेकिन इस पर करना क्या है किसी को कुछ पता ही नहीं होगा ना। इसलिए यहाँ पर एक लेबल दे दिया जाता है कि वो यूज़र को दिखाई दे कि आखिर इस बॉक्स में करना क्या है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेबल डालते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर एट्रीब्यूट है, फॉर एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होती है एफ नेम, वो क्या चीज़ है, वो इस इनपुट एलिमेंट की आईडी की वैल्यू है। तो ये बता रहा है कि इसी इनपुट एलिमेंट के लिए दिस लेवल इज़ फॉर दिस इनपुट एलिमेंट। इसीलिए यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट बनाया गया ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मतलब कहने का ये है कि ये जो इनपुट एलिमेंट है इसी के लिए ये लेबल बनाया गया है, यहाँ से यहाँ तक ये लेबल इसी के लिए बनाया गया है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, फॉर में जो आप वैल्यू देते हैं, फॉर एट्रीब्यूट में जो वैल्यू देते हैं एफ नेम, यानी कि जो भी वैल्यू देते हैं वो वैल्यू जो है इनपुट एलिमेंट की आईडी वाली वैल्यू की जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, और आपको मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये कह रहा है, इसलिए ताकि वो इस इनपुट एलिमेंट से अटैच हो सके। इस इनपुट एलिमेंट से ये लेवल अटैच होने की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट में आपका जो वैल्यू है वही वैल्यू आपके इनपुट एलिमेंट की आईडी की वैल्यू के रूप में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं तो देखिए ऊपर आ गई ये। अब इससे लोगों को ये पता रहेगा कि आखिर इस बॉक्स में करना क्या है,
उनको फर्स्ट नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लेबल बनाया जाता है, दिस इज़ लेबल फॉर दिस इनपुट एलिमेंट, इनपुट बॉक्स, ये होता है। उसके बाद ये आपका ब्रेक लगा हुआ है, ये तो जस्ट नीचे वाली लाइन में लाने के लिए किया है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये सामने आपका इनपुट बॉक्स जो है इसके सामने दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, जैसे सामने आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ब्रेक लगा था ताकि लाइन को ब्रेक कर दिया जाए, और यहाँ पर डबल ब्रेक लगा हुआ है ताकि 2 लाइन का गैप हो जाए, इसलिए यहाँ पे 2 लाइन का गैप है। और यहाँ पर टाइप जो है सबमिट दिया गया है, ठीक है, और टाइप सबमिट दिया गया, इसलिए आपका सबमिट बटन जनरेट हो गया, और यहाँ पर वैल्यू आपने सबमिट दिया है। 3 चीज़ों से आपका एक फॉर्म बन गया, ठीक है। ये पहला वाला इस पहली वाली लाइन से बना है, और उसके बाद ये जो दूसरा वाला बॉक्स है इनपुट एलिमेंट वाला, टेक्स्ट फील्ड वाला, ये इससे बना है इतने से, और जो तीसरा वाला एलिमेंट है ये जो सबमिट बटन है वो इससे बना है, ठीक है। उसके बाद तीनों को इस फॉर्म एलिमेंट के अंदर कंटेन कर दिया गया है, ठीक। और एक आपको यहाँ पर एक्शन नाम का एट्रीब्यूट भी दिख रहा है जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ है, तो ये होता है, ये जो फॉर्म डेटा है जो भी सबमिट किया जाता है, यहाँ पर आपने कुछ भी डाला नाम, उसको हम सबमिट बटन करते हैं तो इसको हैंडल कौन करेगा, ये कहाँ पर जाके अटैच होगा, ठीक है। तो ये एक स्क्रिप्ट होगी सर्वर की, उससे जाकर अटैच होगा, ये एक हैंडलर है जो कि इस सबमिट किए हुए डेटा को हैंडल करता है, ठीक है। तो यही जो है एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में यहाँ पर आप लिखते हैं, जो कि सबमिटेड डेटा को हैंडल करेगा सर्वर पर। और उसके बाद है ये लेवल एलिमेंट, अभी बताया जो लेवल होता है वही है लेवल, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस ड्रॉप डाउन लिस्ट। जब भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होती है तो आपको सिलेक्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करना होता है। अब अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट आप बनाएंगे तो आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रॉप डाउन में कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसके अंदर आप ऑप्शन नाम का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर ये सिलेक्ट एलिमेंट है, ये ओपनिंग सिलेक्ट टैग और ये क्लोजिंग सिलेक्ट टैग। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन देने होते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम लोग ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते थे, तो वहाँ पर लिस्ट आइटम के रूप में जो काम कर रहा था वही यहाँ पर ऑप्शन जो एलिमेंट है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू के रूप में आपको ये सारे देना होता है। और उसके बाद ये आपको आईडी तो पता होगा, आईडी क्यों इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर सेलेक्ट एलिमेंट को पकड़ने के लिए, मतलब जब CSS अप्लाई करते हैं वहाँ पर आईडी के जरिए इसको कंट्रोल करता है, CSS बिहेवियर देता है सिलेक्ट एलिमेंट में। और यहाँ पर नेम जो है आपको इसमें दिक्कत हो रही होगी शायद, तो इसका कारण ये है कि ये जो नेम होता है ये आपको हर एक एलिमेंट में इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ भी नेम इस्तेमाल हुआ है, तो दरअसल इसका इस्तेमाल जो है वो जावास्क्रिप्ट इस एलिमेंट को रेफरेंस करने के लिए या पहचानने के लिए करता है, इसको समराइज करता है एक हिसाब से कि आखिर क्या है इस सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये जो नेम जो होता है दैट इज यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट एज रेफरेंस, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेम एट्रीब्यूट। और बाकी तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे बाकी एलिमेंट होते हैं, ऑप्शन एलिमेंट, ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग, और बीच में एक वैल्यू रख दी गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आता है बनकर। अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये सिलेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक लेबल होता है जो बताता है कि ये किस टाइप में, ये जो आगे वाली चीज़ें हैं वो क्या है, ठीक है। इसलिए चूज़ ए कार लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा होता लेवल, तो यहाँ पर ये दोनों बने होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर ये है क्या, क्या करना है, क्या सबमिट करना है। अभी यहाँ पर साफ साफ ये बता रहा है कि आपको एक कार चूज़ करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे बता सकते हैं, लेवल के जरिए। इसीलिए आपको फॉर में जो वैल्यू होती है वही वैल्यू आपके सिलेक्ट जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई उसके आईडी की वैल्यू से मैच करानी होती है, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम होती है, फॉर वाली और आईडी वाली, ठीक। तो ये होता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ये चीज़ आपको दिख रही है। तो ये ऑप्शन से ये लिस्ट बन गई, ऐसे जब आप करेंगे तो ये चारों ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है इसी सेलेक्ट और ऑप्शन की मदद से ये चीज़ बन रही है। और लास्ट में आपने एक सबमिट बटन भी बना दिया इनपुट एलिमेंट से। इस तरीके से ये होता है। और चाहे तो यहाँ अगर आप यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे तो ये वाली चीज़ नीचे ये वाली चीज़ जो है इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो नीचे आके बैठ जाएंगे, यहाँ पर अगर ब्रेक लगाते हैं जैसे पिछले में किया गया था। और यही चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है। और ये बता रहा है कि
किसी एक को आपको सिलेक्टेड करना है। जो भी ऑप्शन में जो एलिमेंट था उसको आपको एक को सिलेक्टेड करना है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखिए पहले से सिलेक्ट है। ठीक है, सिलेक्टेड फीएट को किया गया है, इसलिए फीएट सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है जिस भी ऑप्शन में आप सिलेक्टेड डालेंगे वही पहले सिलेक्टेड होकर आएगा। इसने फीएट पे डाला है, इसने फीएट पर डाला है, इसलिए सिलेक्टेड है। उसके बाद विजुअल वैल्यूज़, कितने वैल्यू विजुअल होने चाहिए। यहाँ पर तो आपको एक ही वैल्यू विजुअल हो रहा है, आप चाहे तो उसकी संख्या बता सकते हैं कि एक बार में कितने वैल्यू विजुअल होने चाहिए। तो साइज़ में आप जब 3 देते हैं इसका मतलब है 3 जो है एक साथ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई देंगे। जैसे 1 2 3 3 दिखाई दे रहे हैं, तीनों विजिबल है क्योंकि आपने यहाँ पर साइज सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर जो साइज एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू दी है 3। उसके बाद अलाउ मल्टीपल सिलेक्शंस। यहाँ पर क्या था कि आप एक ही सिलेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तब भी आप एक ही प्रेस कर पा रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं जब आप देते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट। मल्टीपल एट्रीब्यूट डालेंगे तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि देखिए इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। तो ये हो गया मल्टीपल सिलेक्शन का काम। इसके बाद है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट कैसे बनाते हैं। टेक्स्ट एरिया मतलब कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये टेक्स्ट एरिया है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए आपको ये तो पता होगा, आपको इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसको हम लोग रोज़ और कॉलम्स के रूप में जानते हैं। तो आप नंबर ऑफ रोज़ बताएंगे, कितनी रोज़ आपको चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ मतलब होता है जो लेफ़्ट राइट चलती है, कॉलम मतलब होता है जो वर्टिकल चलती है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 रो ये है, सेकेंड रो ये है, और यहाँ पे तीसरी ये हो गई, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, यानी कि 10 यहाँ पे रोज़ हैं, इसलिए आपने यहाँ पे 10 लिखा है। और कॉलम भी उसी तरीके से आपके कॉलम इधर से इधर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी 30 आएंगे। तो टेक्स्ट एरिया में भी आप वही रोज़ और कॉलम देते तो आपका टेक्स्ट एरिया बन जाता है। इसकी जगह पर आप पिक्सल भी दे सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया जो आपका ये फील्ड है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट एरिया बन रहा है इसमें नेम में मैसेज दिया, और ये तो अपने से दे सकते हैं। उसके बाद ये अंदर लिखा गया है ताकि यूज़र को पता रहे कि आखिर इस टेस्ट के अंदर करना क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत मदद करने के लिए। ठीक है, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपको यहाँ पे आईडी भी डालनी पड़ेगी इस टेक्स्ट एरिया से अटैच करने के लिए। तो इस तरीके से होता है। तो टेक्स्ट एरिया में ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, इसके बीच में ये चीज़, जो चीज़ लिखी गई है वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूज़र की मदद करने के लिए कुछ लिख दीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज़ राइट योर मैसेज, प्लीज़ राइट योर। अब इतना लिख देते तो ये चीज़ यहाँ पर लिख कर आएगी, तो इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या करना है। ठीक, ये चीज़ होती है। नहीं लिखेंगे तो ब्लैंक रहेगा, ये चीज़ है। तो ये कॉलम एट्रीब्यूट और रोज़ और कॉलम एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया। इसकी जगह आप स्टाइल एट्रीब्यूट में विद और हाइट पिक्सल के रूप में दे सकते हैं। इस तरीके से भी वही सेम चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये 200 पिक्सल विद और हाइट 600 पिक्सल स्टाइल एट्रीब्यूट में आप दे सकते हैं। ये बटन एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ये बटन बनाता है। ठीक है, तो ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, बीच में आप लिख सकते हैं बटन के ऊपर जो भी आपको लिखना है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया है, क्या नई चीज़ इस्तेमाल की है, इसने बटन टाइप में बटन इस्तेमाल किया, तभी ये बटन यहाँ पे बन रहा है। और उसके बाद एक नई चीज़ जो है वो ये है, ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है। ये फायर होता है, जब भी बटन पे क्लिक किया जाएगा तो इसमें जो चीज़ लिखी होती है यही चीज़ फायर हो जाती है। ठीक है, यानी ऑन क्लिक में आपको यहाँ पर देना होता है उस चीज़ को जो कि बटन प्रेस करने के बाद फायर होगी, एक्टिव होगी। तो यहाँ पर जब हम फंक्शन ऐड करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन भी डाल सकते हैं, तो फंक्शन की कॉलिंग भी यहाँ से हो जाती है। ये होता है ऑन क्लिक में आपको देना होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बटन ये बना हुआ है जो इसी से बना है, क्लिक मी यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपको फायर होते हुए दिखेगी। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। ओके, ठीक, तो ये अलर्ट है
अलर्ट बॉक्स जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें ये इस हिसाब से बनता है। तो अलर्ट में जो भी चीज़ डालेंगे वो अलर्ट जो डायलॉग बॉक्स जो बॉक्स है उसमें ये चीज़ लिख कर आएगी। तो ये सब हम लोग को जावा स्क्रिप्ट मिलेगा पढ़ने के लिए। फील्ड सेट और लीजेंड एलिमेंट क्या काम करते हैं। फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन ए फॉर्म में जो रिलेटेड डेटा होता है उसको आप फील्ड सेट के अंतर्गत बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नेम इनपुट करने की बात हो रही है तो और सबमिट, ये जो 3 चीज़ें हैं, इनपुट 2 इनपुट है यहाँ पर और एक सबमिट बटन है। तो ये तीनों जो फील्ड हैं बनाए गए हैं। यहाँ पर लेबल भी है, तो लेबल तो जस्ट इनपुट से जुड़ा हुआ था, इस इनपुट से ये वाला जुड़ा हुआ है लेबल, और इस इनपुट से ये वाला लेबल जुड़ा हुआ है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। और तीसरा वाला सबमिट बटन बनाया गया, तो इसको एक ग्रुप में कर दिया गया है। तो इसी को ग्रुप में करने के लिए हम लोग फील्ड सेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक जो यूज़र है उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर लीजेंड भी इस्तेमाल किया गया। तो लीजेंड डिफाइंस कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। जैसे एलिमेंट के लिए हम लोग जो है लेबल का इस्तेमाल करते हैं, लेबल को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से जो फील्ड सेट होता है उसमें हम लोग लीजेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ है जस्ट उसी तरीके से जैसे आपका देखिए, जैसे फील्ड सेट है, ये पूरा फील्ड सेट बनाया है। और इसका जो यहाँ पर जैसे हम लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे कि ये छोटे स्तर के लिए जो एलिमेंट होते हैं इनको जो टेक्स्ट एलिमेंट है इनको जोड़ने के लिए हम लोग लेबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि दिखाई दे आखिर इसके अंदर क्या डालना है, यूज़र को दिखाई दे। उसी तरीके से अगर पूरे चीज़ को हम लोग ग्रुप कर दें तो फील्ड सेट बन गया, और उसके बाद उस ग्रुप की हुई चीज़ को जो हम लोग कैप्शन देते हैं तो हम लोग यहाँ पर लीजेंड का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चल जाता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप डाल दिए डिटेल्स ऑफ फर्स्ट यूज़र, ठीक है, इतना डालेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, और इससे पता भी रहेगा कि फर्स्ट जो यूज़र है उसकी क्या डिटेल है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि फील्ड सेट के साथ आप लीजेंड भी इस्तेमाल करिए। इसके बाद आते हैं डेटा लिस्ट एलिमेंट की। तो डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट एलिमेंट के लिए प्री डिफाइंड ऑप्शंस जो है कि लिस्ट ये डिफाइन करता है डेटा लिस्ट। इसीलिए आपको डेटा लिस्ट एलिमेंट में इस इनपुट एलिमेंट की जो लिस्ट थी इसकी सारे जो प्री डिफाइंड जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर डेटा लिस्ट में शो किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस इनपुट और डेटा लिस्ट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लिस्ट में जो वैल्यू होगी, लिस्ट एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है ब्राउज़र, वही वैल्यू आपके डेटा लिस्ट के आईडी से मैच होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। लिस्ट में और आईडी में पड़ी हुई दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इससे आपका डेटा लिस्ट और इनपुट कनेक्ट रहेंगे। और ये जो है क्या है डेटा लिस्ट, प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट में जो लिस्ट है उसी के प्री डिफाइंड यहाँ पर ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। ऑप्शंस आया तो आपको ऑप्शन तो इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, जस्ट लाइक लिस्ट आइटम की तरह है जिसमें हम लोग अंदर लिस्ट आइटम बनाते चले जाते हैं एलआई एलिमेंट का इस्तेमाल करके। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका बनता है। और ये देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड, पहले से ही प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं और इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फायरफॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, यहाँ पर इसको हटा दें तो ये जो लिस्ट बन रही है प्री डिफाइंड ऑप्शंस की है, पहले से आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो कैसे बनते हैं ये, इसी तरीके से बनते हैं। और ये दोनों में जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही रहेगी। और इसके बाद इस डेटा लिस्ट में आप ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन एलिमेंट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बना चीज़ होती है। और नीचे सबमिट बटन दिया हुआ है तो आपको पता ही होगा इसके लिए। इसके बाद आता है आउटपुट एलिमेंट। तो आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म्ड बाय अ स्क्रिप्ट। तो जो क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्ट होती है उसके ज़रिए जो भी कैलकुलेशन किया जाता है उसी कैलकुलेशन को आउटपुट एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्म एलिमेंट आपको दिख रहा होगा और इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं इसके अंदर हम लोग चलते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि फॉर्म एलिमेंट के अंदर ऑन इनपुट ये एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया है फॉर्म एलिमेंट के ओपनिंग टैग में, ठीक है, जिसमें ये वैल्यू डाली गई है।
तो इसको थोड़ी देर में समझते हैं, पहले नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये 0 लिखा हुआ है और ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में ये इनपुट एलिमेंट डाला गया है। तो ये जस्ट इस चीज़ के लिए है कि 0 और 100 के बीच ये एक रेंज एलिमेंट को बना रहा है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, 0 100 के बीच में एक रेंज बना रहा है। मतलब 0 तो ये जस्ट दिखाने के लिए, एलिमेंट तो ये बना रहा है ना, इनपुट एलिमेंट की जो रेंज एलिमेंट है उस चीज़ को रेंज यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। ये स्लाइड रेंज वाला है, इसमें हम लोग स्लाइड कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इस चीज़ को बनाने का काम ये वाला एलिमेंट कर रहा है। और इसके पहले 0 और 100 को हमने लिख दिया, ठीक है, लिखा हुआ आपका दिख रहा होगा यहाँ पे 0 और 100 इसके आगे पीछे लिखा हुआ। उसके बाद सेकंड एलिमेंट ये है, ये आपको इससे बनता हुआ दिख रहा है, ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। और इक्वलिटी सिंबल है, उसके बाद ये इक्वलिटी सिंबल है, और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट एलिमेंट है। और आउटपुट एलिमेंट के जरिए आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये चीज़ आउटपुट एलिमेंट के जरिए आ रहा है, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट एलिमेंट के जरिए रेंज बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा। आईडी ए लिया गया है, नेम में ए वैल्यू ली गई है, दोनों आईडी और नेम दोनों वैल्यू एक ही जैसी ली गई है। तो आईडी तो आपको पता होगा किससे कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आईडी हम लोग लेते हैं ताकि कल को इसमें CSS सप्लाई की जा सके या फिर किसी एलिमेंट से उसे कनेक्ट किया जा सके, इसलिए। और नेम यहाँ पर ए लिया गया है, ठीक है, वैल्यू लिया गया है 50। तो इसको अगर आपने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, दूसरी जो प्रोग्रामिंग होती है, ये तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसमें आपने देखा होगा आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप नेम को एज वेरिएबल यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं और वैल्यू को उस वेरिएबल की वैल्यू के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल हो गया, यानी ए नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 50। उसी तरीके से बी नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 50, ठीक। इन्हीं दोनों को ये ऐड कर रहा है और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी ऐड कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग इसको फिर से रन कराते हैं तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा अगर आप इसमें चेंजेस करिए, अभी चेंजेस नहीं हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज करिए तो 106 हो गया ये, ठीक। तो ये कैसे आ रहा है, वो आ रहा है इस रेंज से। इस रेंज पे जो वैल्यू है, अभी तक ये 50 पे सेट थी, ठीक, 50 पे सेट थी। जैसे आपने किया तो इसको इग्नोर करके, इसकी वैल्यू को इग्नोर करके, क्योंकि इसी से रेंज बनी हुई है, वो 56 पे आ गया होगा, ठीक है। 56 प्लस इस 100 को ऐड किया गया, इसलिए आपको 106 दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर इन चीज़ों का काम क्या है, ये क्यों लिखा गया ऑन इनपुट, तो देखिए ऑन इनपुट का मतलब होता है ये फायर होता है जब भी आपका इस इनपुट एलिमेंट पे जो वैल्यूज़ हैं उसमें कुछ चेंजेस होता है, तभी ये फायर होता है, ठीक है। और ये चीज़ अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन दिख रहे होंगे जैसे पार्स INT है, पार्स INT है। तो इसका जस्ट काम ये होता है कि ये जो वैल्यूज़ आपकी है, जो ए नाम के मान लीजिए वेरिएबल है, ठीक, इसको वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जिसमें वैल्यू पड़ी हुई 50, तो इस वैल्यू को ये पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, जो भी चीज़ होती है। उसके बाद वो स्ट्रिंग अगर नंबर में कन्वर्ट होने लायक है तो उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखा INT, ठीक है। तो पार्स INT एक मेथड होता है जो पहले वैल्यूज़ को, जो भी यहाँ से वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि ए डॉट वैल्यू मतलब ए में जो वैल्यू पड़ी हुई 50, इसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इसको ये INT इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद सेम काम बी के साथ भी किया जाता है इसके ज़रिए। फिर इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल है, फिर दोनों को ऐड किया जाता है और उसके बाद इनको स्टोर कर दिया जाता है एक्स नाम के वेरिएबल में, ठीक है, या फिर नेम में जो आपने यहाँ पर जो वैल्यू दी है इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जिसको ये आउटपुट डिस्प्ले करता है। किसके लिए डिस्प्ले करता है, फॉर, यानी फॉर मतलब ए और बी जो वैल्यूज़ हैं उन पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन होने के बाद ये ऑपरेशन जो भी हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, तो जो उससे जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद जो एक्स में जो वैल्यू आती है वही चीज़ इसमें आके स्टोर होती है और आउटपुट उसे डिस्प्ले कर देता है। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा किन चीज़ों के जरिए आप एक्स में वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं, रिप्रेजेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर में आपको ए बी देना होता है, यानी दोनों वेरिएबल हैं जिनके जरिए एक्स बन रही है, ठीक। तो फॉर में हम उन्हीं जो वेरिएबल होते हैं उनको हमें देना होता है, ठीक। वेरिएबल मतलब नेम में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो, ठीक है। और इस ये जो वैल्यू के रूप में काम कर रहा है नेम एट्रीब्यूट में, ये दरअसल एक वेरिएबल की तरह है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 50 और यहाँ पे पड़ी हुई है ये,
ठीक। तो ये रेंज है, तो रेंज बीच में थी इसलिए वो 50 दिया हुआ था, क्योंकि टोटल रेंज 100 है तो आधा 50 हो गया, इसलिए आधे पे दिख रहा था ये। अभी तो ये 56 पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि और भी हम लोग इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस तरीके से लिखा हुआ है, सामने लिख के आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होगा, ये जो इक्वलिटी सिंबल है वो हट जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, और इसके आगे ही आउटपुट वाला लिख कर आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे ही इस रेंज को आगे पीछे करेंगे तो इसका जो यहाँ पे रेंज पे जो वैल्यू है और ये 50 है, दोनों ऐड होके यहाँ पर 103 आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और चाहे तो आप यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड कर दीजिए। ये जो इनपुट नंबर है यहाँ पे आप एक और ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक और ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी को, और यहाँ पर एक प्लस सिंबल डाल देते हैं, क्योंकि इसी में ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं प्लस सिंबल, और इसके नीचे एक और ये इनपुट एलिमेंट ले लेते हैं, और इसमें वैल्यू ले लेते हैं। इसको सी करना पड़ेगा, इसको सी कर देते हैं। ये तीसरा आईडी और तीसरी ये वेरिएबल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस सी और करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पार्स आईएनटी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लें, और इसके साथ यहाँ पे प्लस सिंबल कर देते हैं, और ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सी। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे जो एक और आपका यहाँ पर इनपुट फील्ड बनेगा, और आपको टोटल सम भी यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, 153 आ रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। 50-50 और इसका जो वैल्यू होगा शायद 53 होगा, तो तीनों ऐड हुआ तो 153 आ गया। इस तरीके से करता है। अब यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है ना, ये रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो ये रेंज तो सही है। चलिए सपोज हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम लोग x या फिर कोई भी वैल्यू ले लें। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू डिपेंड करेगी इस पार्स आईएनटी पे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है ये इनपुट टाइप नंबर है, वैल्यू आपने f दे रखी है जो कि एक कैरेक्टर है स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पर फ्लॉप हो जाएगा और नैन वैल्यू देगा। इसलिए आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू नैन आएगी, क्योंकि ये तो सही है, ये तो आ जाएगी नंबर, ये भी नंबर आएगा, ये नैन वैल्यू आ जाएगा। और किसी भी नंबर के साथ नैन वैल्यू जोड़ेंगे तो x में कौन सी वैल्यू आएगी, आपको नैन दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर आपको नैन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज करते हैं तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये नैन वैल्यू आ गई। और यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ना दिखने का कारण यही, आपने कर क्या रखा है यहाँ पर, आपने यहाँ पर कैरेक्टर लिया है, ठीक। और यहाँ पर आप लिख रहे हैं नंबर, ठीक है, कैरेक्टर, या फिर आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर आप कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर वाली एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रिंग कर देंगे तो आपका यहाँ पर ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे अब इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कैरेक्टर यानी एक सिंगल कैरेक्टर वाली जो स्ट्रिंग है वो दिख रही है, एफ, ये चीज़ होती है। लेकिन वैल्यू आपका अभी भी नैन आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको तो पार्स आईएनटी में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए आपका अभी भी नैन वैल्यू आ रही है। इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जिस भी नंबर के लिए, उसके लिए नैन वैल्यू आती है। नॉट ए नंबर, नैन मतलब नॉट ए नंबर, नंबर नहीं है ये, एफ नंबर तो है नहीं, ठीक है। वापस हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल जेड से। तो ठीक इस तरीके से ये होता है। और ये फायर तभी होता है, ध्यान रखिएगा, ये फायर तभी होता है जब यहाँ पर इनपुट में कोई ना कोई चेंज होता है। इसलिए अभी आपको नहीं दिख रहा है, जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये फायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ इसीलिए हो रहा है ये। अब रन कराते हैं, देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं तो देखिए वैल्यू फायर हो जाती है, यानी ये एक्टिवेट हो जाता है, ये फायर कर देता है, ठीक है। फिर जो एक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वही उसी को ये आउटपुट डिस्प्ले करा देता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये होता है। आपको यहाँ पर टोटल जो वेरिएबल होते हैं जो कि नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू के रूप में है, उनको यहाँ पे फॉर में लिखना पड़ेगा। और इनके ज़रिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ पर इतना जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है, वही चीज़ एक्स में स्टोर हो रही है, ठीक, जिसको आपने यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं एक्स नाम के वेरिएबल में, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्स स्टार्ट वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू। इस तरीके से होता है। और इसके बाद आप खुद ही कर लीजिएगा।